हाय एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रिएक्ट जेएस। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं रिएक्ट को एकदम इन डेप्थ सीखने के लिए। हर एक चीज़ बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है, रिएक्ट कैसे बना है, क्यों हमें रिएक्ट की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि रिएक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी तक हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके चीज़ें बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, चीज़ें काम भी करती थी। तो रिएक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो वो एकदम हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एप्लीकेशन बनाते हैं और किसी भी वैल्यू को हमें डॉम के अंदर अपडेट करना होता है, डॉम यानी कि हमारे पेज के ऊपर जब अपडेट करना होता है तो हमें वो सेलेक्ट करना होता है कि ये जो एलिमेंट है इसका इनर टेक्स्ट अपडेट कर दो, इसका कोई भी वैल्यू अपडेट कर दो, एट्रीब्यूट अपडेट कर दो, क्लास ऐड कर दो, रिमूव कर दो। तो हमें हर एक चीज एक एक चीजें चुन के बताना पड़ता है, इस चीज को ऐड करना है, इस चीज को रिमूव करना है। तो रिएक्ट के अंदर हमें ये सब कुछ बताना नहीं पड़ता। तो बिना बताया कैसे हो जाएगा आप सोच रहे होंगे, जब बताना नहीं पड़ता तो फिर बिना बताया कैसे हो जाएगा। तो यही है रिएक्ट की खासियत कि हमें हर एक चीज बताना नहीं पड़ता है कि इसको अपडेट कर दो, एक चीज को चेंज कर दो। यह है एक खासियत। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रिएक्ट के अंदर हम हर एक चीज़ों को एक एक कंपोनेंट के रूप में सोचते हैं। जैसे अगर हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पे 10-15 कार्ड्स हैं, कार्ड में कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन है, तो अगर हम HTML का यूज़ करके बनाते हैं तो हमें 10-15 कार्ड अपने पेज पे रखने पड़ेंगे। लेकिन रिएक्ट के अंदर वो सब कुछ कंपोनेंट के बेसिस पे होते हैं, कंपोनेंट होता है और हम उसको बेसिकली रीयूज़ करते हैं। बार बार हम उसको रीयूज़ करते हैं, उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन पास करते हैं और वो अलग अलग रूप में रेंडर हो जाता है। ये सब तो कहने की बात होगी, हम लोग प्रैक्टिकल जब करके देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। और उसके अलावा भी एक तीसरा फीचर ये है कि जब हम रिएक्ट का यूज़ करके बनाते हैं ऐप्स, तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि एक बार सर्वर से पूरा कोड आ जाता है और फिर हम किसी भी पेज पे जाते हैं तो हमें रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो मैं अपने स्क्रीन पे आता हूँ और मैं आपको ये वाला फीचर दिखाता हूँ कि ये फीचर कैसे काम करता है। तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो पे जाऊँ, यहाँ पर ये anuragsinghbum.com मैंने यहाँ पे खोल लिया है। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट जेएस का अंदर का यूज़ करके बने हैं। जैसे कि ये हरी गुरुज, इजी ग्रैड, ये सारे मतलब रिएक्ट का यूज़ करके बने हैं। और जैसे कि ये तो अभी अवेलेबल नहीं है, ये साइट डाउन हो चुकी है। ये जो है ये सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनी है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी पेज पे जाते हैं, जैसे मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ तो मेरा पेज रीलोड होगा और नया पेज सर्वर से फेच होके आएगा। ये देखो रीलोड हो गया पूरा पेज और एक नया about.html पेज खुल के आ गया है। ठीक है। और अगर हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे चला गया तो ये नया पेज हमारे पास ये खुल के आ रहा है, ये रीलोड हो रहा है। लेकिन अगर मैं हरी गुरुज खोल लूँ यहाँ पे, तो ये जो हरी गुरुज का है पेज, ये रिएक्ट जेएस के अंदर बना है। तो इससे क्या होगा, एक बार हमारा पेज यहाँ पे लोड हो गया है। अब मैं अगर अबाउट वाले पेज पे जाता हूँ तो देखो ये रिलोड नहीं होता, ये रिलोड आइकन देखना। अगर मैं सर्विसेज या सर्विसेज के अंदर किसी भी पेज पे जाता हूँ तो देखो ये तुरंत इमीडिएटली बहुत ही फास्ट लोड हो रहा है। तो ये एक तीसरा मतलब फीचर है जो कि रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है। इससे हमारी जो वेब एप्लीकेशन है एकदम फास्ट फील होती है, एकदम इंस्टेंटेनियस। जैसे हम क्लिक करते हैं तुरंत खुल जाता है, लगता है सब कुछ इस हमारे ब्राउजर के अंदर ही है। तो सर्वर से इसको फेच नहीं करना पड़ता। एक्चुअल में सब कुछ जितना कंटेंट चाहिए सब कुछ हमारे ब्राउजर के पास है, वो बस रेंडर कर देता है, उसको दिखा देता है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम एक एप्लीकेशन, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। मैं इसको मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे बस इतना सा HTML है और जावास्क्रिप्ट एकदम से खाली है। तो अभी मैं एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन बनाऊंगा। मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूं। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मतलब कुछ नंबर्स रहेंगे। मान लो एप्पल्स है हमारे पास टोटल एक बास्केट में, और एक बास्केट है जिसमें एम्प्टी है, जो एम्प्टी है। तो इधर से हमें उठा के एप्पल्स दूसरे बास्केट में डालने हैं। इसको हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके पहले क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम बनाएंगे इसको। तो चलो मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर एक मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ और मैं एक पी टैग ले लेता हूँ। चलो पी टैग, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बास्केट वन। बास्केट वन कर दिया है मैंने।
और इसके पास, या मैं इसको कर देता हूँ, हाँ ठीक है, पी टैग है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1। बास्केट 1 में मान लो 100 एप्पल्स हैं। इतना करके मैंने मतलब इतना यहाँ पे मैंने कर दिया है 100 एप्पल्स। और ऐसे ही मुझे बास्केट 2 यहाँ पे कहीं कर देना है, तो मैं एक पूरा का पूरा दूसरा डिव लूंगा और यहाँ पे बास्केट 2 कर देते हैं। तो ये बास्केट 2 हो गया है। अब इसको मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ। ठीक है, साइड बाय साइड रखने के लिए क्या करना होगा, हमें बॉडी के ऊपर फ्लेक्स लगाना होगा। तो चलो बॉडी के ऊपर ही डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूँ सीधा, या एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर लें। चलो एक्सटर्नल ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा HTML। तो अभी के लिए मैं ये जो इनलाइन फोल्ड एक्सटेंशन है उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अभी टेलविंड में हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनलाइन फोल्ड, ये एक्सटेंशन को मैं डिसेबल कर देता हूँ। और रिलोड रिक्वायर्ड बोल रहा था तो रिलोड कर दिया मैंने। तो ठीक है, और मैं यहाँ पे बॉडी मैं एक स्टाइल डॉट CSS ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी पे डिस्प्ले फ्लेक्स, इतना कर देते हैं और इसको हम लिंक कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसको लिंक कर दिया है। अभी अगर हम ओपन करें फिर से लाइव सर्वर के साथ, क्योंकि अभी ये बंद हो चुका है, मैंने रिलोड कर दिया था तो लाइव सर्वर स्टॉप हो गया था। तो ये हो गया। एक बार मैं रिलोड करता हूँ तो ये दोनों साइड बाय साइड आ गए हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बिटवीन दे देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये कर देते हैं। तो एकदम से किनारे किनारे चले गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इन सबको मैं एक सेक्शन के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और इस सेक्शन को मैं ये सब देता हूँ। सेक्शन को मैंने दे दिया। अब इसकी एक मैक्स विड्थ में सेट कर देता हूँ। मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, और फिर 1200 पिक्सल करने से ये आगे आ जाएगा थोड़ा सा, या 1000 में कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, बीच में मार्जिन जीरो ऑटो करने से थोड़ा सा बीच में आ जाएगा। और मार्जिन टॉप भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन टॉप 4 REM इस तरह से कर देंगे तो टॉप से थोड़ा सा गैप हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ एक मतलब 2 बटन्स हो यहाँ पे, बीच में 2 बटन्स हो, जिसमें से अगर एक बटन पे क्लिक करें तो अच्छा यहाँ पे जो बास्केट 2 है उसमें ज़ीरो एप्पल्स हैं। ठीक है, ये इतना 0 एप्पल्स हैं। और मैं यहाँ पे आगे चल के मैं एप्पल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, और इधर तो ये यहाँ पे 100 एप्पल्स हैं, यहाँ पे 0 एप्पल्स हैं। अब मुझे इधर से उठा के एप्पल्स उधर डालने हैं, तो यहाँ से कम होगा उधर बढ़ेगा, ये चीज़ मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे बीच में एक डिव डाल देता हूँ और वहाँ पे मैं 2 बटन्स कर देता हूँ, या तो मैं 2 अलग अलग बटन्स ही ले लेता हूँ, बटन। और मैं इस तरफ को एरो करूँगा, एक एरो तो इस तरह से यहाँ पे हो नहीं पाएगा। एरो अगर हम कर देते हैं तो इसको समझ नहीं आता है, क्योंकि HTML का टैग भी होता है। ये आ गया है, चल रहा है, सही है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं कोई एरो कैसे बना सकते हैं। तो एरो के लिए कोई इमेज यूज़ कर लेते हैं, लेफ्ट राइट एरो, ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे, लेफ्ट एरो आइकन। तो ये हमें इमेज मिल गई है। नहीं तो हम इस वेबसाइट से भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डाउनलोड एज PNG कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्री डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया। और राइट एरो भी हमें चाहिए, तो इसको करके एंटर प्रेस करता हूँ, ये राइट एरो मिल गई है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोनों एरोज हमारे पास आ गई हैं डाउनलोड होके। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ लेफ्ट एरो, ये हो गई।
और मैं इन दोनों को इधर डाल देता हूँ। अब मैं इसमें एक इमेज लगा देता हूँ। क्या है सोर्स, डॉट स्लैश लेफ्ट एरो, ये अलग टैग छोड़ देते हैं अभी के लिए। और फिर एक दूसरी बटन यहाँ पे इसको राइट एरो कर देंगे। देखते हैं बटन के अंदर इमेज ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसकी हम हाइट विड्थ यहाँ पे थोड़ी सी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक इमेज टैग ऐसे कर लेते हैं, या फिर बटन के अंदर इमेज इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बटन के अंदर जो इमेज है उसकी मैक्स विड्थ कर देते हैं 40 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। ये ठीक है, इतना सही है। तो अभी हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये इधर मतलब वैल्यूज़ को इधर से उधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि बटन्स जो स्ट्रेच लग रही हैं स्ट्रेच ना लगें। तो ठीक है, इतना बन गया है हमारा, इतना यूआई बन गया है बेसिकली। अभी हम इसमें फंक्शनैलिटी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, चलो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। मैं इधर आता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा टोटल एप्पल्स, या बास्केट 1 को सेलेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे जो ये एप्पल काउंट है इसको एक स्पैन टैग के अंदर रख देते हैं ताकि इसको अपडेट करने में आसानी हो। और यहाँ पे क्लास दे देते हैं बास्केट 1। ठीक है, बास्केट 1 हो गया, और बास्केट 2 हो जाएगा ये बास्केट 2 हो गया। और यहाँ भी क्लास हम दे देंगे, क्लास या आईडी जो भी आपको देना हो वो देके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप मतलब जब तक मैं कर रहा हूँ मैं क्लासेस दे देता हूँ। क्लासेस देने के बाद आप खुद से ट्राई करना, मतलब आप खुद से ट्राई करो कि ये फीचर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेफ्ट एरो और इधर क्लास राइट एरो। तो अभी आप वीडियो को पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो कि जैसे अभी यहाँ पे टोटल 100 एप्पल्स हैं और इधर 0 हैं, तो अभी इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब सारे एप्पल्स इधर से इधर आ चुके हैं या इधर ऑलरेडी हैं, तो अब उधर से उधर नहीं, इधर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम ये वाली एरो क्लिक करते हैं तो इधर से एप्पल्स उठ के इधर आएंगे, यानी कि इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फीचर आपको इम्प्लीमेंट करना है। और ये 100 को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं 10, ताकि हमें मतलब आसानी से हम इसको एंड कर सकें। तो ये इतना आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो कि कैसे करते हैं, फिर मैं करता हूँ, मैं खुद से मैं भी करूँगा। ठीक है, तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट टोटल एप्पल्स। टोटल एप्पल्स इज इक्वल टू 100 नहीं 10 कर देते हैं। टोटल एप्पल्स 10 हो गए। तो अभी हमारे HTML के अंदर जो भी टोटल एप्पल्स हैं वो सीधा यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से जो टोटल एप्पल्स है इनकी वैल्यू मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके डायरेक्टली सेट करता हूँ। तो अभी मैंने HTML से रिमूव कर दिया, अभी यहाँ पे केवल एप्पल्स दिखा रहा है। तो चलो देखते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके कैसे सेट करेंगे। पहले तो हमें किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर हमें इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो जो वैल्यू है वो ये वाली है, जो बास्केट 1 है उसके अंदर का स्पैन टैग ये सिलेक्ट करना है। तो ये एक वो कर लेते हैं, ये मैं सबसे ऊपर सेलेक्ट करता हूँ बास्केट 1। बास्केट मैं क्या लिख रहा हूँ, बास्केट 1 काउंट, बास्केट 1 का काउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये करेंगे। और यहाँ पे बास्केट 1 के अंदर जो स्पैन टैग है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसका जो इनर टेक्स्ट है वो अपडेट कर देंगे, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल एप्पल्स, ये कर देंगे। तो जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट रन होगा यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे डेव टूल्स खोल लेता हूँ, चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो
ये डेव टूल्स मैंने खोल लिया कंसोल, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतना कर लिया हमने। अभी ये तो हमने स्टार्ट किया है। अभी हमें वैल्यू को अपडेट भी करवाना है। ये जो बटन्स हैं, जैसे कि ये लेफ्ट एरो है, तो पहले हम राइट एरो को टारगेट करते हैं, राइट एरो को सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कॉन्स्ट राइट एरो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ राइट एरो सेलेक्ट कर लिया, और ऐसे ही लेफ्ट एरो भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये कंट्रोल डी करके दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट एरो भी सेलेक्ट कर लिया, राइट एरो भी सेलेक्ट कर लिया। अभी राइट एरो के ऊपर हम लोग इवेंट लिसनर लगाएंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, ये करते हैं। एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ताकि जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो। और ये फंक्शन कॉल होने पर हम क्या करेंगे, हम जो टोटल एप्पल्स हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। टोटल एप्पल्स में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू है वो मैं एक अच्छा हाँ, अभी ये जो हमारा टोटल एप्पल्स है इसको मैंने कॉन्स्ट का यूज़ करके बनाया है। मैं लेट कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है। टोटल एप्पल्स ये घटते रहेंगे। और बास्केट 1 एप्पल्स ऐसा कर देते हैं, लेट बास्केट 1 एप्पल्स, ठीक है। फर्स्ट बास्केट सेकेंड बास्केट इस तरह से करते हैं। फर्स्ट बास्केट एप्पल काउंट, ठीक है। फर्स्ट बास्केट एप्पल काउंट ये कितना होगा, ये चलो अभी मैं दिखाता हूँ कितना होगा। इसको अभी स्टार्टिंग में हम टोटल ही कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होगा लेट सेकेंड बास्केट एप्पल काउंट। यहाँ पे मैं सेकेंड बास्केट एप्पल काउंट लिखता हूँ, और ये इज इक्वल टू इनिशियली मैं 0 कर देता हूँ। और जो फर्स्ट बास्केट एप्पल काउंट होगा वो होगा, मैंने इसको ऊपर कर दिया, सेकंड को मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। टोटल में से जो इसको घटा देंगे वो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये टोटल एप्पल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, टोटल एप्पल्स यहाँ पे हैं। तो उसमें से जब ये वाले एप्पल्स को घटा देंगे, ठीक है, सेकेंड बास्केट वाले एप्पल्स को घटा देंगे, तब हमें फर्स्ट एप्पल्स मिलेगा, है ना। फर्स्ट बास्केट के अंदर कितने एप्पल्स हैं, तो वो मैंने किया है। और फिर मैं इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। अभी तक कोई चेंज नहीं है, अभी तक हमारा एज इट इज़ है, सब कुछ सेम है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको घटाता हूँ। जैसे से क्लिक करेंगे, जैसे अच्छा इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे बास्केट 1 है ना, तो इसको मैं फर्स्ट बास्केट मैं इस तरह से कर देता हूँ, फर्स्ट बास्केट। बस इतना ही, फर्स्ट बास्केट डॉट इनर टेक्स्ट इतना ही कर देते हैं, इतना मोर देन इनफ है। तो अभी इनिशियली हमने ये सेट कर दिया है, और चाहें तो हम लोग सेकंड बास्केट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड बास्केट को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेकंड बास्केट का ये हो जाएगा इस तरह से, और हम सेकंड बास्केट का भी इनर टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड बास्केट, तो इसका मैंने इनर टेक्स्ट सेट कर दिया, ठीक है। और इसका 0 ही है, अभी ये नल बता रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ये सही से सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। मैं देख लेता हूँ सेकंड बास्केट जो है वो नल है। वो किस लिए नल है, यहाँ पे बास्केट, हाँ बास्केट 2 के अंदर यहाँ पे स्पैन टैग हमने नहीं दिया है, तो स्पैन टैग मैं दे देता हूँ, और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड बास्केट का इनर टेक्स्ट है उसके अंदर हम सेकंड बास्केट का एप्पल काउंट ये कर देंगे। तो इतना हमने कर दिया है। अभी हमने ये स्टार्टिंग में ऐसा इसलिए कर दिया ताकि हम यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करें तो आराम से, मतलब हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जाएं और उसको अपडेट करते जाएं। अभी आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो हमारा टोटल एप्पल्स काउंट है वो अलग है एकदम से, और जो सेकेंड बास्केट काउंट है इसको हम कॉन्स्ट कर सकते हैं। इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल जितना है वो हमेशा उतना ही रहेगा।
चाहे इस बास्केट से उस बास्केट में करो, चाहे इस बास्केट उस बास्केट से इस बास्केट में करो। अगर इसमें से घटेगा तो उसमें से बढ़ेगा। तो इसको हम कांस्टेंट रहने देते हैं। और हाँ, टोटल एप्पल्स में से जो सेकंड बास्केट का काउंट है उसको अगर घटा देंगे तो फर्स्ट बास्केट के अंदर कितने एप्पल्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जब राइट एरो पे क्लिक हो तो मैं फर्स्ट बास्केट में से घटाऊंगा। जब राइट एरो, ये हमारी राइट एरो है, ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे हम एक टाइटल दे सकते हैं राइट एरो। तो ये करने से क्या होगा, जैसे हम इस पर हवर करेंगे ये दिखाएगा कि ये राइट एरो है। और ये सेम चीज़ इधर कर देते हैं और इधर कर देते हैं लेफ्ट एरो। टाइटल करने से क्या होता है, टाइटल इसको कर देते हैं लेफ्ट एरो, डैश नहीं लगाते हैं इधर। तो इस पर ऐसे हवर करेंगे हमें पता चलेगा कि लेफ्ट एरो ये राइट एरो है, ठीक है। तो हमें राइट एरो पे क्लिक करके हम जब क्लिक करेंगे तो जो बास्केट 1 का एप्पल है वो घटेगा, बास्केट 2 का एप्पल बढ़ेगा। तो फर्स्ट बास्केट में से हम एक घटाएंगे पहले, ठीक है। तो मैं माइनस माइनस कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं या फिर सीधा मैं -1 कर देता हूँ, एकदम क्लियर रहेगा। और इसमें मैं एक +1 कर देता हूँ। तो इस तरह से -1 करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसको असाइन करना होगा। तो मैं इसको सीधा इसी तरह से माइनस माइनस कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो इसको मैं घटा रहा हूँ और जो सेकंड वाला है इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं ++ कर देता हूँ, ++। तो ये देखो, मैं इसको क्लिक करूंगा और कुछ नहीं हुआ, मैंने क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। जबकि हम यहाँ पे आके देखेंगे, अगर हम फर्स्ट बास्केट एप्पल काउंट को देखें तो 2 बार हमने क्लिक किया, 2 बार ये मतलब क्लिक करने से कम हो गया, जो हमारा वेरिएबल है वो कम हो गया है। लेकिन हमारे जो ब्राउजर के ऊपर है, हमारे डॉम के ऊपर है, वो चीज़ अपडेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमें अपडेट करना है फिर से। और अगर हम यहाँ पे क्या है, सेकंड बास्केट एप्पल काउंट, तो ये देखो बढ़ के 2 हो गया है। तो ये हम वेरिएबल को जब हम घटाते हैं, वेरिएबल को हम यहाँ पे घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल को घटाने बढ़ाने से हमारे डॉम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी चेंज नहीं आता है। तो हमें डॉम को खुद से अपडेट करना होता है। तो फिर से हमें इस चीज को करना पड़ेगा, हमें ये लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और ये लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये इंक्रीज करने के बाद हम इसको मतलब अपडेट कर रहे हैं फिर से। तो अभी देखना, मैंने ये किया और ये देखो चेंज हो रहा है, उधर से घट के इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। और ये देखना माइनस के ये माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि हमने वैलिडेशन नहीं लगाया। वैलिडेशन इसलिए नहीं लगाया, मतलब क्यों नहीं लगाया, लगाते हैं चलो ठीक है। और ये देखो, मतलब ये घटता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। और ठीक है, और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कभी भी ये 10 ही रहेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, जैसे अभी 20 हो गया तो ये -20 + 30 10 ही रहेगा। तो उतने क्या मतलब 10 का ही डिफरेंस था स्टार्टिंग में, तो 10 का डिफरेंस अभी भी है। तो चलो एक वैलिडेशन लगा देते हैं कि जब तक ये जो वैल्यू है क्या बोलते हैं, नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, ऐसा कुछ हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो मैं करता हूं इफ फर्स्ट एप्पल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो फर्स्ट काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तभी, मतलब ये 0 तक है जब तक, तभी तक ये काम करेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये यहाँ पे हम अगर बढ़ाते जाएंगे तो अभी भी ओके, एक स्टेप और ही चला गया है। अगर 0 है तो नहीं करना है हमें, 0 इक्वल टू हमें यहाँ से हटा देना है, इक्वल टू 0। तो अभी हम ऐसे लेके जाएंगे तो ये 0 पे आके रुक गया है। अभी क्या था, जब इक्वल टू 0 था तभी इसके अंदर आ रहा था, इसके अंदर आके और भी एक स्टेप घटा के -1 कर दे रहा था। तो ये हमने राइट एरो का फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दिया है। अब हम लेफ्ट एरो के लिए हम करते हैं लेफ्ट एरो डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, और फिर यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो सेकंड बास्केट का एप्पल काउंट है वो जब तक मतलब 0 से बड़ा है तब तक हमें क्या करना है, वो क्लिक करने पे हमें
फर्स्ट को मतलब घटाना है, फर्स्ट वाला जो है उसको माइनस माइनस कर, मतलब फर्स्ट वाले को बढ़ाना है और सेकंड वाले को घटाना है, ये कर देना है। तो चलो देखते हैं, अभी ये कर दिया, ठीक है, ये देखो घट रहा है और इधर करने पे ही बढ़ रहा है और जीरो पे आके रुक जाता है। तो सही है, इतना फंक्शनलिटी हमने इंप्लीमेंट कर दिया है और ये जावास्क्रिप्ट का यूज करके इंप्लीमेंट किया है, और जो एंड यूजर है उसको पता भी नहीं चलेगा और उसको मतलब एकदम अच्छे से दिखेगा कि ये तो चल रहा है। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट का अगर एक्सपीरियंस देखें तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हमें फिर से बताना पड़ रहा है कि इसको अपडेट करो, इस चीज को अपडेट करो, और इस तरीके को बोलते हैं इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब होता है बेसिकली कोडिंग के टर्म्स में कि जब भी हम कोई वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं तो हमें यह भी बताना पड़ रहा है कि इसको डॉम में अपडेट कर दो। इंपेरेटिव का मतलब यही होता है कि वेरिएबल चेंज करने से हमारे ब्राउजर के अंदर वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो रिएक्ट होता है वो होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक बार बस इनिशियली हम एक बार सेट कर देंगे, एक ही बार बता देंगे कि जो हमारा ये फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट बास्केट एप्पल काउंट है वो वहां पे रहेगा, यानी कि वो एक जगह पे हम बता देंगे कि एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे और हम बता देंगे कि ये जो वेरिएबल है ये पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम उस वेरिएबल को जैसे से अपडेट करेंगे, और रिएक्ट अपना खुद का अपडेट करने का नया तरीका देता है और नया तरीका भी देता है वेरिएबल क्रिएट करने का। वो स्पेशल तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम वेरिएबल को अपडेट करेंगे हमें बताना नहीं पड़ेगा कि अब हमारे टेक्स्ट, अब हमारे इस डॉम एलिमेंट को भी अपडेट कर दो। रिएक्ट अपने मन से, अपने लॉजिक से खुद से वो अपडेट करेगा। तो वो जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। डिक्लेरेटिव का मतलब हमने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमने बता दिया कि इस जगह पे ये वैल्यू दिखानी है और वो ऑटोमेटिक वो शो करता रहेगा। जैसे जैसे हम वेरिएबल को अपडेट करेंगे वो अपडेट करता रहेगा। यहाँ पे हम वेरिएबल भी अपडेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम डॉम को भी अपडेट कर रहे हैं। हम सेलेक्ट कर रहे हैं डॉम और अपडेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, यूजर को यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऐसा करके हम बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉजिक है, हमारा लॉजिक ये है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं उसको घटा रहे हैं, लेकिन लॉजिक के साथ साथ एक लाइन का और कोड लिखना पड़ रहा है कि हमारे डॉम में भी अपडेट करो ये वाला लाइन, फिर यहाँ पे ये वाला लाइन। तो इसी तरह से, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इतनी बार सेलेक्ट किया है इसको, इतने सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया है, और अभी इतनी छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है जो कि एक नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है बस, और इतना लाइन का कोड हो गया, 30 लाइन का कोड टोटल यहाँ पे हो गया। तो ये हमारे कोड को, जो एक डेवलपर का कोड होता है, बहुत बड़ा कर देता है, और फालतू में 10-10 लाइन, मतलब फालतू में उतनी जितना तुम्हारा लॉजिक है उससे ज्यादा तो अपडेट करने वाला लॉजिक हो जाता है कि इसको यहाँ पे अपडेट करो, उसको वहां पे अपडेट करो। ये सब कुछ रिएक्ट ऑटोमेटिक टेक केयर कर देता है, ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है, हमें बस एक ही बार सेटअप करना होता है। तो बेसिकली रिएक्ट यूज करने के 3 मुख्य कारण हैं, 3 मेन रीजंस हैं, जिसमें से पहला है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। हम जब जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट, वनीला का मतलब होता है प्योर जावास्क्रिप्ट, जब हम प्योर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तब हम इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। इंपेरेटिव यानी कि हर एक चीज को बताना पड़ेगा हमें, अब इसको अपडेट करो, अब उसको अपडेट करो, मैंने अपना वेरिएबल बनाया अपडेट किया है, अब तुम डॉम में इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करो। लेकिन रिएक्ट हमें डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग देता है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हमने एक बार वैल्यू सेट कर दी और वो ऑटोमेटिक अपडेट होगी। जैसे हम अपने वैल्यू को अपडेट करेंगे, डॉम में वो वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो एक हो गया डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। दूसरा होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। जैसे कि अगर मैं अपने यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम में अगर खोलूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एयरबीएनबी की वेबसाइट खोलता हूँ, एयरबीएनबी अगर आप सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट है जो कि रूम्स या होटल्स से प्रोवाइड करती है। तो इनकी वेबसाइट काफ़ी सुंदर है, ये रिएक्ट का यूज़ करके ही बनी है वेबसाइट। तो ये देखो कई सारे सिमिलर कंपोनेंट्स हैं, है ना। ये देखो ये पूरा जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स और ये कार्ड के अंदर ही कराउजल है, तो सारी चीज़ें सेम है। तो ये सेम चीज़ हम मतलब अगर HTML के अंदर करने जाएंगे तो हमें अगर 10 कार्ड्स हैं यहाँ पे, अगर 10-20 यहाँ पे, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक लोड होता जाएगा। तो हम अगर HTML का यूज़ करके, नॉर्मल HTML से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे तो ये कंपोनेंट्स हमें बार बार लिखने पड़ेंगे HTML के अंदर। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होता है, हम एक बार ये कार्ड कंपोनेंट, ऐसा कोई भी नाम हम देके बना लेंगे कार्ड कंपोनेंट,
और उसके अंदर हम अलग अलग वैल्यूज पास करते जाएंगे और अलग अलग कंपोनेंट ऑटोमेटिक हमारे पेज पे रेंडर होता चला जाएगा। तो कंपोनेंट बना के चीजों को यूज करना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा रियूजेबल हो जाता है हमारा कोड। हमें बस केवल वैल्यू पास कर देनी है, जैसे यहाँ पे टाइटल है और एड्रेस होगा या रेटिंग होगा या जो प्राइस है या इमेजेस हैं, इन सबको हम उसमें पास करते जाएंगे। अलग अलग कंपोनेंट, मतलब एक ही कंपोनेंट है उसमें अलग अलग वैल्यूज पास करेंगे और उसका उसी कंपोनेंट का अलग अलग रूप हमारे पेज पे दिख जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी एक कंपोनेंट की तरह हम सोच सकते हैं कि एक कंपोनेंट है। तो रिएक्ट हमें कंपोनेंट आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। हम कंपोनेंट छोटे छोटे क्रिएट करते हैं और उसी छोटे छोटे कंपोनेंट को हम एक साथ यूज करके, एक साथ मिला के एक बड़ा पेज या बड़ा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और फिर ओवरऑल हमारा पेज तैयार हो जाता है। और जो तीसरा बेनिफिट है रिएक्ट यूज करने का, वो है सिंगल पेज एप्लीकेशंस। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है? सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमने एक बार अपना पेज लोड कर लिया है, उसके बाद अगर हम किसी भी दूसरे पेज पर जाते हैं तो हमारा पेज रिलोड नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं इस वेबसाइट पे हूँ, मतलब airbnb.co.in इस पे हूँ। अगर मैं अमेजिंग पूल्स इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना मेरा पेज रिलोड नहीं होगा। ये देखो मैं उस पेज पे चला गया हूँ और हमारा पेज रिलोड भी नहीं हुआ। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। यूजर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो कितना फास्ट है चीजें, ठीक है। अब जैसे मैं अलग अलग यूआरएल पे जाता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम उस पे जा रहा हूँ तो चीजों को फेच कर रहा है और थोड़ा सा मतलब लोडिंग में थोड़ा सा इमेजेस लोड होने में टाइम लग रहा है। बाकी एक्सपीरियंस बहुत ही फास्ट है कि तुरंत हम अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं। और फिर अगर मैं बैक जाऊंगा तो बैक भी जा सकता हूँ। अलग अलग यूआरएल, अभी ये यूआरएल हमें चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत लंबा यूआरएल है, तो कहीं पीछे जाके चेंज होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम ऐसे करते जाएंगे तो अंततः मतलब आखिरी में ये चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे होम पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम डायनेमिकली यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारा पेज भी चेंज हो जाएगा। ये हम रिएक्ट का यूज करके करते हैं। तो ये हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। इसी को बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की बार बार हमारा पेज रिलोड नहीं होता है। तो तीन चीजें हैं, एक है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, दूसरा है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर और तीसरा है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अभी तक तो हमने कोई भी रिएक्ट का कोड नहीं लिखा है, एक भी लाइन रिएक्ट का कोड नहीं लिखा है, सब कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज करके किया है। तो बेसिकली हमें अभी एक भी लाइन रिएक्ट आता भी नहीं, कैसे रिएक्ट लिख देंगे। तो पहले हम रिएक्ट की बेसिक चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे रिएक्ट के अंदर एलिमेंट होता है, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्ट के अंदर स्टेट्स होते हैं। तो वो सब कुछ हम बेसिक चीजें एक एक करके देखेंगे कि रिएक्ट अपने एलिमेंट को डॉम में कैसे रेंडर करवाता है। वो सब कुछ जब हम बेसिक चीजें समझ लेंगे, जब हमें यहाँ तक बनाने के लिए चीजें जब हमें आ जाएंगी, तब हम इस एप्लीकेशन को एक बार फिर से रिएक्ट में बनाएंगे और फिर हमें दिखेगा कि हम कैसे बड़े ही आराम से ये चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। हमें बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि अब इस वैल्यू को अपडेट करो, अब उस वैल्यू को अपडेट करो। तो तब हम इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट के अंदर कैसे हम एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको रेंडर करवाते हैं। बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें हम रिएक्ट की देखेंगे और बहुत ही स्लो चलेंगे, हर एक चीज़ कवर करेंगे इन डेप्थ। ये चीज़ें किसी भी कोर्स में आपको नहीं मिलेंगी। सीधा लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्ट की ऐप से ही, लेकिन मेरा स्टार्ट करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। रिएक्ट कैसे बना है, कैसे हर एक चीज़ को सॉल्व कर रहा है, हर एक इशू को, वो सब कुछ हम समझते हुए चलेंगे। तो रिएक्ट की फर्स्ट ऐप जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके बनाते हैं बहुत लोग, वो हम लोग बहुत बाद में बनाएंगे मतलब लगभग हो सकता है 10 वीडियो के बाद बनाएं। तो उसके पहले हम बहुत ही इन डिटेल हर एक चीज़ समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिएक्ट हम क्यों यूज़ करेंगे ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एकदम अच्छे से फीलिंग तभी आएगी जब हम रिएक्ट को यूज़ करेंगे और उसको एकदम प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे, तब हमें एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर और भी कोई इन जनरल कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कुछ आप नया क्रिएट करते हैं तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में भी, और अगर आप कमेंट करते हैं तो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।